जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, 1-1.5 घंटे में आराम से कंप्लीट होगा विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे इसमें उन पे भी फोकस करेंगे, और जो टॉपिक और हैं जिनके हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर का पहला टॉपिक। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियाई तो एक्चुअल में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, एनालिसिस करेंगे। किसके बारे में एनालिसिस करेंगे? न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं किसी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा कि एटम है, एटम के अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तो होगा ही होगा। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस। जब ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियाई। जैसे मान लो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो रहे हैं तो इसी को क्या बोलेंगे? पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम मान लो एटम के साइज को नापना चाह रहे हैं, एटम के साइज को मेजर करना चाह रहे हैं। अगर एटम के साइज को मेजर करना है तो उसका साइज तो हमने कैलकुलेट करा था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर रेडियस कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम बात करते हैं, मान लो एटम का मास जानना है। क्या जानना है? मास। साइज के बारे में भी बात करेंगे, अभी पहले मास के बारे में बात कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसी को बोलेंगे एएमयू। क्या बोलेंगे? एएमयू। तो एटॉमिक मास यूनिट का काम होता है कि जब हम किसी भी एटम के मास को मेजर करना चाहें या हम न्यूक्लियस के मास को मेजर करना चाहें, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल के बारे में बता रहा है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? एएमयू। जैसे एटम का मास कितना होगा तो एएमयू में मेजर करेंगे। एटम का जो टोटल मास होता है एक्चुअल में कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस का मास अगर मेजर करना है तो भी हम एएमयू का यूज करेंगे। ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे होंगे, ऐसे मान लेते हैं। ये कोई भी न्यूक्लियस ऐसा है तो टोटल मास तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनका भी मास होगा। बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम अगर न्यूक्लियस का मास मेजर करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखना पड़ेगा। तो एएमयू का यूज हम करेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास मेजर करने के लिए। तो 1 एएमयू होता क्या है? इसे लिखते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 का जो मास है ना, उसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आती है 1 एएमयू। तो इसकी वैल्यू जो केजी में आएगी वो आएगी 1 एएमयू इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। देखिए एएमयू में इंपॉर्टेंट जो है वह सिर्फ यही है, आपको 1 एएमयू की वैल्यू जाननी है कि 1 एएमयू में कितना केजी होता है। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कभी कभी क्या होगा, हम लोग एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी। कि बताओ 10 एएमयू में कितनी एनर्जी है, या किसी भी न्यूक्लियस का मास अगर 0.5 ग्राम है मान ले, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। एनर्जी मास को हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर 1 एएमयू को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वहां लिख सकते हैं 1 एएमयू इनटू एनर्जी। हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एनर्जी में कन्वर्ट करें अगर, तो एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर आइंस्टाइन की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, m इंटू सी स्क्वायर। मास कितना बताया? 1 एएमयू यानी कि वैल्यू है 1.67 10⁻⁻27, ये हो गया मास। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसी टर्म्स को हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। क्या करना है? वैल्यू याद रखना है, क्योंकि
जो एनर्जी आएगी ना हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹ से हमने डिवाइड करा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी हमारी 931.5। कितना आएगा? 931.5 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है जो मैं बॉक्स में लिखूंगा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इन 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसमें से आता कैसे है क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट पूछेगा। देखो 1 AMU की वैल्यू तो आपको पता है, आपको वैसे बोलेगा यहाँ पर कि बताओ 2 AMU अगर किसी का मास है तो उसमें एनर्जी कितनी होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 AMU में से हम 931.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 931 भी लिख सकते हैं हम, है ना। कितना लिख सकते हैं? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि मान लो अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने कि 2 AMU एनर्जी इन 2 AMU, एनर्जी इन 2 AMU इज, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 में से हम 931.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो जितना AMU बोले, जितना मास बोले, उसमें हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई करना है। ये 931.5 को 931 भी लिख सकते हैं, बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया AMU के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिट से भी डिनोट करते हैं, यू से भी, सिर्फ यू भी लिख के आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास AMU में कितना होता है वो आपको गिवन रहेगा, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास AMU में जब भी आएगा तो वो आपको गिवन रहेगा। आपसे कभी डायरेक्ट AMU में वैल्यू नहीं पूछेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU बताओ, ठीक है। आप kg में बताओगे चलेगा, ठीक है। आप इसको नोट करें, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूं, फिर आगे अपन कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सारी चीजें ठीक है, दिख रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, बात कर रहे हैं तो पहले एक दो तीन चीजें समझते हैं। मान लेते हैं किसी भी एटम का न्यूक्लियाई ले लेते हैं, तो इसको मैंने X से डिनोट करा, किससे? X से, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा Z और मास नंबर लिखा A। एटॉमिक नंबर क्या लिखा? Z, मास नंबर क्या लिखा? A, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जैसे आपसे पूछे कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन है, तो याद रखेंगे एक फॉर्मूला, Z = P = E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो मास नंबर है A, इसको हम लिख सकते हैं A = P + N। क्या लिख सकते हैं? P + N। A क्या होता है? A को बोलते हैं मास नंबर, P होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम यहाँ से न्यूट्रॉन का नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कभी निकालना हो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब मास नंबर में से एटॉमिक मास में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो जिसका जो मीनिंग है वो लिख देता हूं। ए को बोलते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जितने एटॉमिक नंबर मतलब जितने प्रोटॉन होंगे वो जेड बताएगा, जितने मास नंबर एटॉमिक मास जो होगा वो क्या बताएगा? ए बताएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो इसको हम लोग ए में से पी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये यूज होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर साइज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियर साइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आ जाता है या तो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर साइज क्या होता है? तो जैसा कि बताया गया एक्सपेरिमेंटल की बिहाफ में, तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। वैसे अभी भी इसमें रिसर्च चल रही है, बट अभी तक जो भी कैलकुलेशन हुई है उसको अब देखा जाए तो हमने स्फीयर माना है न्यूक्लियस को। तो एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंग यहां लिख सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट वी कैन से रेडियस नहीं लिखेंगे, मास नंबर
दैट इज मास नंबर, क्या बोलेंगे, मास नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको मास नंबर को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, तो ए प्रोपोर्शनल किसके आया, वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या आया 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हमने लिया है न्यूक्लियस का आर है। ठीक है, तो यहां से 4/3 तो नंबर है, पाई भी नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर क्यूब इक्वल टू R0 इंटू ए। यहां जब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसे क्या बोलेंगे R0। अब ये 3 पावर उधर भेज देते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसे हम ऐसे लिखेंगे R इक्वल टू R0, एक मिनट ध्यान नहीं दिया, ये 3 पहले जाएगा इधर, 3 पहले उधर भेज देंगे हम, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिखते हैं R इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। मैंने क्या करा, ये 3 पावर इधर भेज दी तो 3 किधर हो गया 1/3 में हो गया। फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसे R0 बोलेंगे, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा R इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। R0 जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी। R0 की वैल्यू आप याद रखो कितना आएगा 1.2 फर्मी। देखो क्वेश्चन आता है यहां से, यहां से, ठीक है, तो आपको याद रखना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3। मतलब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला। अब इसमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो जो A1/A2 का रेशियो देगा वो क्या देगा, वो मैं लिख रहा हूं यहां। देखो A1/A2 का जो रेशियो आएगा, A1 रेशियो A2 जो देगा वो ऐसा देगा 1:8 दे देगा, या 8:27 दे देगा, या 8:64 दे देगा, या 3 यहां लिख सकते हैं 27:64 दे देगा, या 27:125। मतलब यहां पर जो वैल्यूज आ रही है ना, ये वैल्यूज वो है जो इनका होल क्यूब बन सकता है। क्या बनेगा, होल क्यूब बन सकता है, क्योंकि इससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं रेडियस। हो सकता है कभी ऐसी भी वैल्यू दे दे जिसका होल क्यूब ना बने, तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, और सॉल्व नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर रखेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा भाई साहब, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, तो न्यूक्लियर रेडियस का इंपॉर्टेंट सिर्फ फॉर्मूला, ये कभी नहीं पूछता है कि आप सोचो ऐसा कुछ पूछेगा, नहीं पूछता वो। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल पूछेगा। बस ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये जो बॉक्स में बंद करता हूं ना, वो सारा इंपॉर्टेंट रहता है, सिर्फ बॉक्स वाला। बाकी वाला तो थ्योरी का पोर्शन है, पूछना होगा तो पूछेगा, नहीं तो बहुत रेयर, आज तक तो नहीं आया है। और कभी मन हो तो किसी को मना नहीं कर सकते आप कि भैया ये पेपर में नहीं आ सकता, है ना। तो ये न्यूक्लियर साइज के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियर डेंसिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा टर्म है न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो डेंसिटी न्यूक्लियर की हो या किसी की भी हो, डेंसिटी तो एक जैसी रहती है भाई, डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी भाई। अर्थ की डेंसिटी अगर देखें तो पता है 5500 होता है, 5500 होता है, पता है ये सबको, ऐसा ये पता है हमें डेंसिटी होता है अर्थ का केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये अर्थ का डेंसिटी है जो चेंज नहीं होगा, बराबर। वैसे ही हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो इसका भी एक डेंसिटी है जो फिक्स रहेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को कभी कभी वो ऐसे भी पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को वो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर में पूछा जाता है डेरिवेशन के साथ। बोलेगा शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी is independent on mass number। ये आपको बताना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, ये बताना है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो न्यूक्लियस की डेंसिटी देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
बराबर है, चलो बराबर है। मास कितना होगा, तो देखो कोई भी न्यूक्लियस आप ले लो, कोई भी नहीं, मैं ऐसे मान लो एक न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूं, ये एटम है, ये अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक एक तो होंगे ही होंगे, कुछ भी करो, तो ये हुआ इसका एवरेज मास। क्या हुआ, एवरेज मास। भाई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तो होगा ही होगा, बराबर है। अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो उस केस में सोचो, क्या सोचो कि इसका एवरेज मास कितना होगा। तो एवरेज मास जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, मास को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय 2। अगर हम देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो लगभग एक जैसे होते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 27 kg। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा रहता है 1.2749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। लेकिन अगर देखा जाए तो मास लगभग इनके क्या है, बराबर। बाकी न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, आप ध्यान रखोगे। तो फिलहाल अगर मैं एवरेज मास निकालूं तो दोनों का एवरेज लो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को मतलब ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू तो यही आने वाली है ना। एवरेज मास को हम लिखेंगे m। क्या लिखेंगे, m, जो हर एक न्यूक्लियस में होगा। अब मान लो 10-12 प्रोटॉन न्यूट्रॉन और थे, तो भाई जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतने ज्यादा आएंगे, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज मास नंबर। ठीक है, जैसे देखो मैंने क्या लिया, सोडियम ले लिया, क्या लिया, सोडियम, यहां लिख लेते हैं सोडियम, ऐसे लिख लेता हूं समझना, ये ले लिया सोडियम, ये हो गया 11, ये हो गया 23। ठीक है, अब अगर इनमें ध्यान से देखें तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन कितने हुए, 11, प्रोटॉन कितने हुए, 11। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन कितने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितने आया, 12। दोनों को, अब ये तो दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों क्या हो गए, अलग अलग। तो एवरेज जो लिया m वो तो एक जैसा रहेगा, एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। अब मास नंबर जितना ज्यादा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो भाई इसके आगे मैं किसी और की जिंक की बात कर लेता तो मास नंबर तो 30 होता ना, तो साइज जितना बड़ा होगा a उतना ज्यादा रख देंगे, मतलब a की वैल्यू रख देंगे। तो सभी का a अलग अलग रहेगा, बट m जो है एवरेज मास वो एक जैसा रहेगा। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चली गया है। यहाँ साइड में हम ये जरूर मेंशन कर देंगे कि जो m है इसको बोलते हैं एवरेज मास, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना होता है, 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg होता है, याद रखेंगे, ये साइड में ऐसा मेंशन कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या आएगा, ये 3 ऊपर पहुंच गया तो 3ma डिवाइड बाय 4 पाई। अब r की वैल्यू हमें पता है क्या होती, r0 a की पावर 1/3, ये r की वैल्यू होती है। r की वैल्यू रख दी, होल क्यूब लगा दिया। यहां ध्यान से देखें तो ये क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू, ये 3 से इसकी पावर 3 कैंसिल, ये आया 3ma डिवाइड बाय 4 पाई r0 की पावर 3। देखो 4 पाई 3 पावर इसमें आ जाएगी तो r0 की पावर 3, a की पावर 3 से 1/3 कट हो जाएगा, a बचेगा, a से a कट कर दो और ये रिजल्ट आ गया 3m अपॉन में 4 पाई r0 क्यूब। ये आ गया न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां अगर वैल्यूज रख देते हैं, मान लो मैंने क्या रखा, वैल्यूज रख दी, m की जगह वैल्यू पता है एवरेज मास, r0 की वैल्यू पता है 1.2 फर्मी। अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो यहां पर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 2.30 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। यहां देखें ये आ गया न्यूक्लियर डेंसिटी जो बहुत ज्यादा है, कितना है, 10 की पावर 17, मतलब बहुत ज्यादा हुई। भाई 10 की पावर 3 के ऑर्डर में तो अर्थ की डेंसिटी आती है, अर्थ की डेंसिटी क्या है 10 की पावर 3, और न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है 10 की पावर 17। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो ये है कि देखो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एटम से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, एटम से, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट अगर एटम से मिलके बन रहा है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो सभी की डेंसिटी अलग अलग कैसे, जैसे पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कम होती है, 1000 होती है, लेकिन इसकी डेंसिटी देखो 10 की पावर 17 है, बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम मास के बारे में बात करें और वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब रहेगा कि इतने मास में इतना वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, जैसे 1 मीटर क्यूब में जो मास है न्यूक्लियस का वो कितना है 2.30 10 की पावर 17 kg,
1 मीटर क्यूब में। लेकिन अगर वही अर्थ के बारे में बात करूं, किसके बारे में, अर्थ की डेंसिटी कितनी बताई मैंने, 5500 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो अर्थ के बारे में अगर बात करें तो अर्थ की जो डेंसिटी 1 मीटर क्यूब में इतना मास है, मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियस एक्चुअली बहुत छोटा होता है और एटम बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, लगभग 1 लाख गुना एटम बड़ा होता है न्यूक्लियस से। कितना, 1 लाख गुना, इतना बड़ा होता है एटम कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस की एटम की डेंसिटी देखेंगे तो भाई वॉल्यूम तो बहुत बड़ा हो गया ना, वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया एटम का। तो कॉमन सी बात है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना एटम की। तो ऐसे ही होता है, सारे ऑब्जेक्ट जो एटम से मिलके बनते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाने की वजह से डेंसिटी क्या होती है, उनकी कम हो जाती है। जबकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज करा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो मैंने बताया। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी पूछा जाता है इसको 2 नंबर में, और इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। एक क्वेश्चन इसका देखें कॉन्सेप्चुअल, इसी बोर्ड में देख लेते हैं, इसी स्क्रीन में देख लेते हैं, अगला कहाँ स्लाइड में चेंज करेंगे। देखो पहला, डेंसिटी अगर देखें तो मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो होता क्या है, कभी कभी आपसे बोलेगा कि मास मतलब मास नंबर का रेशियो दे दिया, यहाँ पे भावुकता में उसने बोला 8 और 27 है। if the ratio of its mass number is 8:27, then what is the ratio of its density? तो density is independent of mass number, so density का रेशियो क्या हो जाएगा, so density का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। क्या हो जाएगा 1:1, क्योंकि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है। क्या होता है, जब हम लोग मास नंबर देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि वही फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो हम भावुकता में 1 वो जो भी लिखा था उसकी पावर 3 ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, डेंसिटी जब बात करेगा तो डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से। ठीक है, और ये फॉर्मूला है जिससे डेरिवेशन से कभी हो सकता है इसका स्टेटमेंट, ऐसा डेरिवेशन पूछ ले छोटा सा कि आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। इसके आगे बता देते हैं, आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर में। वैसे स्टेट बोर्ड इसको ज्यादा प्रीफर करता है, सीबीएसई कम प्रीफर करता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, और एक और आ जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स देखो इनको समझना है। जैसे आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे तो आइसोटोप का मतलब होता है व्हेन एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। यहां लिख लेते हैं व्हेन एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एक ही एटम का न्यूक्लियस होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो उसके 3 आइसोटोप्स मिल जाएंगे, एक 1H1 मिलेगा, एक 1H2 मिलेगा, एक 1H3 मिलेगा। इसे बोलते हैं प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्राइटियम। ये एग्जांपल्स हैं आइसोटोप में हाइड्रोजन के। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अगर नाइट्रोजन के देखना है तो नाइट्रोजन के मिलेंगे, ऑक्सीजन के मिलेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। और ये जिसका भी है ना, जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, आइसोटोप्स को ऐसे भी समझ सकते हो जिन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल। जिन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल, उसे आइसोटोप्स बोल देते हैं। पी आ रहा है ना, तो पी से प्रोटॉन समझ लेंगे। अब आइसोबार्स के बारे में बात करें, जब इनके एटॉमिक मास सेम हो, व्हेन एटॉमिक मास इज सेम। एटॉमिक मास जब सेम हो जाए, एटॉमिक मास मतलब, मास का मतलब वेट से ले सकते हैं। मास का मतलब क्या होता है, वेट एक तरह से। अब वेट को हम हिंदी में भार बोलते हैं, तो ये बार्स जो लिखा ना आइसोबार्स, तो इसे आइसोभार समझेंगे, जिससे बन जाएगा, याद रहेगा कि एटॉमिक मास का मतलब क्या था। एटॉमिक मास सेम है मतलब भार जो है, वेट जो है वो एक जैसा है। तो इसमें भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब वेट सेम बताना है, वेट सेम बताना है तो कैसे ले लें, जैसे कि
नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन में मान लो 14 है, ये 7 है, और भी होता है, मुझे एक्चुअल में एग्जांपल्स कम याद है आइसोबार्स के, वेट बराबर करना है ना, तो और भी कोई है जिसका 14 आता हो? ऑक्सीजन है क्या? कार्बन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, मुझे याद नहीं एक्यूरेट, बाकी ऐसा हो सकता है ना, आप एक बार देख लेना, बाकी कार्बन में देखने को मिलता है 14, ठीक है। अब आइसोटोन्स में जैसे समझ आ रहा, एन आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उसे आइसोटोन बोलते हैं, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स आप देख लेना जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल देख लेना, मुझे इतने एग्जाम्पल इसके ध्यान नहीं है, याद करेंगे तो आएंगे। फिलहाल तो ये हो गया आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आप इसको नोट कर लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बोर्ड, फिर आगे बताते हैं। हाँ ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, हाँ ठीक आ रहा है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही होगा सब, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम किसी न्यूक्लियस की बात करते हैं, मान लो ऐसा है, ये एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है, एक प्लस प्रोटॉन ले लेते हैं, एक न्यूट्रॉन ले लेते हैं, ऐसा, ये प्रोटॉन ले लिया, एक न्यूट्रॉन ले लिया, ऐसा। अब क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, मैं बताऊंगा। तो न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि क्या ये रिपल्सिव नेचर का भी होता है? तो हाँ होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अच्छा, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। द स्ट्रांगेस्ट इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन inside the nucleus is called nuclear force। इसको ऐसा इधर लिख देता हूं, is called nuclear force, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स का स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो यहां लिख लेते हैं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। दूसरा, ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम रहेगी ऑर्डर ऑफ फर्मी में, तो इसे बोलेंगे इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में लगेगा, 1 2 3 4 फर्मी के आसपास तक, है ना। 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, 4 फर्मी तक अगर डिस्टेंस है तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ फर्मी में लगेगा, तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स हुआ। इसके बाद ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है भाई। अगर मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो रिपल करने चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग, लेकिन रिपल कब करता? जब उनके बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा हो, मतलब फर्मी में ना हो, फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस हो, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन लाइक चार्ज रिपल करते थे। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तो वहां कूलम फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। वहां कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो इसको लिख सकते हैं, इट डज नॉट डिपेंड्स
ऑन चार्ज, या हम इस बोल सकते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जितने भी रहेंगे ना, सबके बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स डिपेंड नहीं करता है चार्ज पे, कि अगर मान लो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है पास में है, तो दोनों हमेशा अट्रैक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा इनके बीच का सेपरेशन कितना है। ठीक है, तो चौथा जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, जिसे बोलते हैं वेरिएशन विथ डिस्टेंस। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है वेरिएशन विथ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा अगर करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, अट्रैक्टिव से रिपल्सिव भी हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों हो गया। इसके बाद अगर देखें तो और कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है, हाँ ये हमारा जो है नॉन सेंट्रल फोर्स है, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि ये टूवर्ड्स द सेंटर नहीं लगते, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास में रखे हैं तो ये नहीं कि टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगाएंगे। हो सकता है भाई ऐसे बहुत सारे रखे हो न्यूक्लियस, बहुत सारे एटम के अंदर हैं सारे, तो अब ये पास पास में तो ये ऐसे जरूरी नहीं कि सेंटर की तरफ लगा, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कि सेंटर की तरफ फोर्स लगा, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जो कि पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये पूछी जाती हैं, इसलिए इसको मार्क कर लेना आप। थ्योरी का क्वेश्चन है देखो, लेकिन है इंपॉर्टेंट, है क्या इंपॉर्टेंट, कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना रहेगा। वैसे इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है 2 नंबर में अलग से। तो वेरिएशन विथ डिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आगे वाले स्लाइड में, आप इसको आराम से नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग वेरिएशन विथ डिस्टेंस के बारे में। एक जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसे देख लेते हैं, वेरिएशन विथ डिस्टेंस। इसमें एक ग्राफ बनेगा वेरिएशन विथ डिस्टेंस। इसमें एक बहुत ही अच्छा सा ग्राफ बनता है जिसको हम लोग देखेंगे कैसे वेरी करेगा। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया डिस्टेंस वाला टर्म, इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए, और ये होगा हमारा एनर्जी वाला टर्म्स और फोर्स वाला, कुछ ऐसा रहेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। देखो यहां पर सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे हम, इस पॉइंट के बारे में, ये ओ है। देखो यहां पर देखें तो हम ये जो ग्राफ बनता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में बनता है। एक चीज अगर देखें ध्यान से तो यहां पर क्या हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा हो रही, क्या हो रही, सबसे ज्यादा, नेगेटिव में है इसलिए बोल रहा हूं, है ना। तो इसे हम बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल, भाई मैग्नीट्यूड में तो ज्यादा है लेकिन नेगेटिव में इसलिए कम हो गई, ठीक है, नहीं तो ज्यादा ही बोलते, ठीक है। तो इसे बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस जो है, ये इस डिस्टेंस को बोलते हैं R0, R0 को बोलते हैं नॉर्मल सेपरेशन। यहां लिख देता हूं, R0 की वैल्यू होती है 0.8 फर्मी, और इसे बोलते हैं नॉर्मल सेपरेशन। ठीक है, क्या मतलब होगा इसका समझते हैं, 3 पॉइंट समझेंगे यहां पर। पहला पॉइंट यहां लिख लेता हूं मैं, देखो अगर ऐसा है R की वैल्यू R0 से ज्यादा है तब क्या होगा, R की वैल्यू R0 से ज्यादा मतलब इसके आगे की बात हो रही, यहां से ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनके बारे में। R की वैल्यू यहां पर अगर यहां है तो R की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बीच की जो डिस्टेंस है वो R0 से ज्यादा है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, तब यहां पे जो, यहां लिख देता हूं ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बारे में बात करें तो देखें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 की तरफ जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव है, एक तो नेगेटिव है, इधर है ना नेगेटिव, और 0 की तरफ हो रही है, तो इसे हम लिखेंगे नेगेटिव, क्या लिखेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी तो फोर्स जो लगेगा उसे बोलेंगे हम एट्रैक्टिव। फोर्स कैसा लगेगा, एट्रैक्टिव। यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं ऐसे कि यहां पर फोर्स कैसा लग रहा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा,
यहां पर फोर्स जो लगता है उसे रिपल्सिव बोलते हैं। मतलब एक ये हो गया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये मान लेते हैं r0 इतना सा है, ये इसमें ये दोनों r0 है, दोनों ये प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। अब इनके बीच की डिस्टेंस मैंने जा प्रोटॉन यहां कर दिया, न्यूट्रॉन यहां कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पहला पॉइंट। जब अट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो इफ r इज इक्वल टू r0, अब क्या होता, इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहां लिख लेते हैं नेगेटिव, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं मिनिमम। ठीक है, और फोर्स जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगता है इस समय। कितना, तो इसको लिखेंगे मैक्सिमम फोर्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स। और नेचर क्या रहेगा, अट्रैक्टिव। नेचर क्या रहेगा, अट्रैक्टिव। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि r0 ज्यादा हो जाए r से, देन मतलब इसके पहले की बात करें, यहां पर उस समय अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या हम लिखेंगे पॉजिटिव, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं इंक्रीजेस। और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा हमारा रिपल्सिव। ये 3 पॉइंट पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ में, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ग्राफ। ठीक है, स्टेट बोर्ड में कम पूछता है, सीबीएसई में ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये आराम से आप इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे, जिसका नाम है मास डिफेक्ट। क्या है, मास डिफेक्ट। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कोई खास नहीं है, 3 नंबर देके जाएगा, है ना। अब मैं आप लोगों को जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ भी बना के अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा भी, जो जो टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल किससे आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी में कैसा आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है पिछले 10 सालों को देखते हुए मैं उसके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट कुछ बताऊंगा, है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चल जाए। चलिए, मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट मतलब मास का डिक्रीज हो जाना। क्या मतलब हुआ, मास का डिक्रीज हो जाना। जैसे कि मान लो मैंने एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये था कोई न्यूक्लियस। अब ये दोनों की अगर बात करें, इन दोनों का मास हमें पता है, प्रोटॉन का मास हमें पता है और न्यूट्रॉन का मास हमें पता है, वैल्यू पता है ना, दोनों की एक जैसी होती है लगभग, ये भी वैसे ही लिख लो और क्या। ठीक है, अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन जब इनको पास में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं ना, जब न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, मैंने अलग अलग बताया अभी दोनों का मास, तो एक साथ जब जाएंगे तो इनका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, लेकिन जब पास में रख के न्यूक्लियस के अंदर अगर जब दोनों रहेंगे तो इनका मास, दोनों कंबाइंड मास जो होगा वो क्या हो जाता है, कम। पॉइंट ये आता है कि कंबाइंड मास कम कैसे हो गया। ठीक है, कंबाइंड मास कम कैसे हो गया, तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना चाहूं, अलग करना चाहूं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी मुझे इसे दोनों को अलग करने में देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को अगर मास के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसी मास को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। फिर से समझो इसे, जैसे मेरे पास एक मास ऑफ प्रोटॉन है 2 मान लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 ले लेते हैं, तो टोटल मास 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4। लेकिन जब इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जाएंगे, इनके बीच में फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर एक साथ इनका मास देखें तो हमें मिलता है, मान लो 3.7 मिला। कितना मिला, 3.7 था, 4 मिला 3.7। पॉइंट ये आता है कि 0.3 मास कहां गया, कितना मास, 0.3 मास कहां गया। तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूं, अलग अलग करूं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी मुझे इसे देनी पड़ेगी उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को अगर मैं मास के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 0.3 आता। मतलब मास डिफेक्ट क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो न्यूक्लियस के अंदर जाने में थोड़ा सा मास का लॉस हो रहा है। तो इसका अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट देख सकते हैं, पहले हम फॉर्मूला समझेंगे, है ना, फिर इसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम जेड मतलब डेल्टा एम से डिनोट करेंगे, डेफिनेशन वहां लिख देंगे। डेल्टा एम इक्वल टू लिखेंगे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, कैपिटल एन बना लेते हैं, सॉरी ए माइनस जेड एम एन,
ये हुआ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसको हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल सम होता है उसे नंबर ऑफ, उसे न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से जो हमारा न्यूक्लियस का रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इसे हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। सभी के मीनिंग में लिख दूंगा अभी। अब डेफिनेशन देखें तो लिख सकते हैं इट इज द डिफरेंस, it is the difference between the mass of nucleons, mass of nucleons, nucleons की जगह प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो, mass of nucleons and the rest mass of nucleus, and the rest mass of nucleus, न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है उसे क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। यूनिट जो आएगी मास डिफेक्ट की क्या आएगी? एएमयू में। नॉर्मली हमारा मास डिफेक्ट जो रहेगा एएमयू में, क्योंकि एटॉमिक मास के बारे में बात हो रही है ना, न्यूट्रॉन की बात हो रही, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, तो ये मास एएमयू में मेजर होते हैं। अच्छा, किसका क्या मीनिंग था? तो एम को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्ट मास या मास ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एम एन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितने न्यूट्रॉन होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन में, तो ये आ जाएगा हमारा मास डिफेक्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे। ये न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किसके पर्पज से? न्यूमेरिकल के पर्पज से। बाकी फॉर्मूला याद रखोगे तो काम आता ही रहेगा, डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अभी बता तो दिया ही था मैंने बाइंडिंग एनर्जी। क्या बताया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने में जो एनर्जी लगेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब सेपरेट करेंगे तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी को लिखते हैं ईबी, डेल्टा ईबी। क्या होगा? मास डिफेक्ट इंटू में सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आएगी जूल में। किसमें आएगी? जूल में। लेकिन हम क्या करते हैं नॉर्मली, हमें जूल में आंसर नहीं चाहिए, हमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट की वैल्यू रखना हो तो रख दो जो पिछला फॉर्मूला था, अदरवाइज ऐसे लिख दो डेल्टा एम इंटू 931 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हमारा आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप इस फॉर्मूले पे फोकस करोगे, मास डिफेक्ट जो भी आएगा उसमें 931 का मल्टीप्लाई करना, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जूल में आंसर निकालने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्या था ये? तो इसे क्या बोल रहे थे? द एनर्जी रिक्वायर्ड लॉक नहीं लगाना दादा? हाँ मेरे पास। ओके, दादा आए हुए थे थोड़ा काम के लिए। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन such that they may not interact with each other, ये क्या है भाई? तो ये देखो लाइन जो है आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि भाई हमें उन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग तो करना है, लेकिन इतनी दूरी पर रख देना है ताकि वो एक दूसरे को वापस से अट्रैक्ट ना करे। पता लगे अपने भाई न्यूक्लियर फोर्स 4 फर्मी तक लगता है लगभग, मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करके 2 फर्मी पे रख दिया,
फिर वापस से अट्रैक्ट कर लेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी ना हुई। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इतना दूर कर देना ताकि वो दोबारा अट्रैक्ट ना करे, उसे बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी, यही बाइंडिंग एनर्जी तक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो मास डिफेक्ट तो पूछेगा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी जरूर पूछेगा। ठीक है, इसको आराम से आप नोट कर लो, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूं। सही दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बाइंडिंग एनर्जी हो गया है, तो इसी के आगे एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का भी टॉपिक आ जाता है, तो यहीं लिख लेते हैं छोटा सा, फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड में बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख लेंगे हम। यहाँ एक छोटा सा टर्म आ जाता है, इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन देखो, अब मान लो एक न्यूक्लियन को कभी अलग करना हो तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिंबल डेल्टा ई बी और एन लिख देते हैं। इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, बस इतना सा। बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नॉर्मली हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियन को निकालने में जो एनर्जी लगी वो पता चल जाए तो हम बाकी सबका कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल पर्पज से बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक थ्योरेटिकल आता है जिसका ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं, वो ग्राफ में थ्योरी के फॉर्म पे पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लें एक बार। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, नोट तो क्या ही करोगे, पॉज करना पड़ेगा उसके लिए। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यही क्वेश्चन है। इसे बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। यहां पे एक कर्व बनेगा, एक्यूरेट कर्व बनाने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन हम जितना हो सके उतना तो कोशिश करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाने की, एक्यूरेट बन जाए। देखो ये क्या बताएगा वही बताते हैं, पहले कर्व बना देते हैं, आधी चीजें तो ग्राफ से ही क्लियर हो जाएंगी क्या क्या बताना चाह रहा। ऐसा ये हमारा ग्राफ रहेगा मास नंबर, मास नंबर के बारे में, मास नंबर बताएगा, और इधर जो बताएगा उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है डेल्टा ई बी एन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और मास नंबर में ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो रहेगा ना, ये बताता है स्टेबिलिटी, क्या बताता है, स्टेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे ज्यादा स्टेबल है मतलब उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम स्टेबल है जल्दी उसको ब्रेक अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, इतना मतलब है। चलो यहां देखते हैं ग्राफ, ग्राफ में कुछ वैल्यूज ध्यान रखेंगे, जैसे 2-3 तो ऐसे ही बन जाते हैं, मुझे जो जो याद है मैं वो बता रहा हूं, बुक से आप देख लेना एक बार। यहां पर आता है 1:2, क्या आता है 1:2, और यहां 1:3 ले लेते हैं, है ना, लाइटर न्यूक्लियाई इधर रहेंगे। यहां पर ऐसे मैं 3 हिल्स बना देता हूं, बनती हैं क्योंकि ऐसे, है ना, इसके बाद ये ऐसे चलेगा, ऐसे। यहां पर सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहने वाला है वो रहता है आयरन, क्या रहता है, आयरन। इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 56, मतलब आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये कर्व जो बता रहा है पहले वो लिख देते हैं, इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताता है। अच्छा ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे यहां पर लिखते समय, जैसे यहां पर जो रहता है ना, इसे लिखते हैं ऐसा, ये मुझे याद है, ओनली बोल के ऐसे याद रख लेंगे, ONLI, ओनली करके याद रखेंगे, उल्टा चलेंगे, है ना। इसका रहेगा इसका रहेगा हमारा कितना 6, और ये है 14, और ये है 18, ये याद कर लेना आप लोग, है ना, ये नीचे वाले हैं ये वाले। और जो ये वाला रहेगा ये रहेगा हमारा हीलियम है,
और ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और इनका रहेगा 4, 8, 16, मल्टीपल में रहेगा 4, 8, 16, ठीक है। और इधर हम लोग बात करेंगे, जैसे आयोडीन अभी आता है आई थिंक यहाँ पर, और यहाँ यूरेनियम आता है, ऐसा कुछ इस टाइप से ग्राफ है। अब ग्राफ एक बार देख लेना बुक में से, बाकी ऐसा ही ग्राफ है, ठीक है। ये वाला जो एरिया रहेगा, यहाँ का एरिया, इस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, प्रोन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। और इस एरिया को हम बोलते हैं, यहां वाला जो रहेगा हैवी वाला, इसे बोलते हैं प्रोन ऑफ न्यूक्लियर, सॉरी ध्यान नहीं गया मेरा, है ना, ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन है, ध्यान नहीं गया मेरा, है ना, ये फ्यूजन है, क्योंकि लाइट न्यूक्लियाई मिलके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये फ्यूजन है, हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करके लाइटर पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन वाला एरिया, वो न्यूक्लियर फिजन वाला एरिया, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहती है? आयरन की। कितनी रहती है एनर्जी? एनर्जी भी देख लो, इसकी एनर्जी कितनी रहेगी। तो एनर्जी यहां मेंशन कर देते हैं 8.6। इसकी जो एनर्जी रहेगी ना, कितनी रहेगी? 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 8.7 भी लिखते हैं, ठीक है। और यहां पर 2-3 पॉइंट है। जैसे पहला, लाइटर न्यूक्लियाई जो है ना, इनके पास बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे जैसे हम लोग मास नंबर में बढ़ेंगे, मास नंबर ऐसे बढ़ रहा, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फिर कम होती है। मतलब पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है यहां पर? पहला पॉइंट ये है, व्हेन मास नंबर increases then binding energy per nucleon increases, and after आयरन लिख लेते हैं डायरेक्ट, it gradually decreases। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ती है, बाद में बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। मास नंबर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाएंगे तो इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, बट आफ्टर सम टाइम बाइंडिंग एनर्जी विल ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पहला। दूसरा अगर देखें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था? आयरन। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। और उसकी एनर्जी भी लिख देंगे, तो यहां लिख लेते हैं आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई and have 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब अगर मुझे आयरन के एक न्यूक्लियन को अलग करना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब जैसे यहां पर देखें तो लाइटर न्यूक्लियाई जो है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, ठीक है। और हैवी न्यूक्लियस जो है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहती है कंपेयर टू दिस। तो ऐसे लिख सकते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई, यहां लिख लेते हैं मास नंबर अप टू 20, मास नंबर अप टू 20, 20 के अंदर वाले जो है ना, उसके बारे में। तो लाइटर न्यूक्लियाई हैज लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आपसे ये ग्राफ में पूछे जाते हैं पॉइंट, है ना, कि आपको बताना है कि इस ग्राफ से मैं क्या क्या पता चलता है। और हैवी न्यूक्लियस की बात करें, हैवी न्यूक्लियस मास नंबर 172 230 तक ले लेते हैं। मास नंबर 170 से मुझे यहां तक याद है ना, मास नंबर नहीं आएगा, ये मास नंबर नहीं आएगा, ये है हमारा मास नंबर ही दिया है, ठीक है, मास नंबर ये
इसको बार बार कंफ्यूज होते, ए बोलते हैं ना। तो मास नंबर 170 से 230 वालों की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो हैवी न्यूक्लियस हैज मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इनके पास क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी। अब जैसे हम बात करें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसी ग्राफ से बताना रहता है। इसी ग्राफ से, इस ग्राफ से न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन है भाई साहब, लिख देता हूं वापस से, फ्यूजन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन बताना रहेगा और न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई मिलके हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। तो होगा क्या भाई, लाइट न्यूक्लियाई को अगर हम लोग ऐड करेंगे, लाइट न्यूक्लियाई को अगर ऐड करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो जो हैवी न्यूक्लियस बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा तो हमें एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन बताता है। तो इसमें अगर लिखना हो तो आप स्टेटमेंट जैसा लिख सकते हो, जैसे कि इसी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें क्या है, लाइट न्यूक्लियाई जिनके मास क्या है, कम है, लाइट न्यूक्लियाई हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, combine to form a heavy nucleus and energy released, एंड एनर्जी भी रिलीज होगी और हैवी न्यूक्लियस बनेगा, और उसके पास हैवी न्यूक्लियस के पास एनर्जी भी रहेगी। फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख देना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज ग्रेटर, यहाँ ऐसे करके कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ, ऐसे एक काम करो ना, ऐसे लिख लो, ऑफ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऐसा लिख लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूजन के बारे में। ऐसे ही अगर फ्यूजन के बारे में लिखना है तो भी लिख लो। अभी दोनों हम समझेंगे क्या होता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, हैवी न्यूक्लियस लेंगे हम, क्या लेंगे, हैवी न्यूक्लियस, कौन सा, यूरेनियम वाला, 238 ले लेते हैं, ये ऐसे। ठीक है, अब यूरेनियम जो रहेगा हैवी न्यूक्लियस, इसको हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा के दो लाइटर पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेरियम और क्रिप्टन। उनके पास इससे ज्यादा एनर्जी है भाई, ये हैवी न्यूक्लियस है, इसके पास एनर्जी तो है, कितनी है, 7.6। इसके पास एनर्जी जो रहती कितनी रहती, 7.6, याद रखना है, इसी के सामने एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो बनेंगे इससे ब्रेक हो गए, बेरियम और क्रिप्टन बनते हैं जो यहां कहीं लाई करते हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, a heavy nucleus is splitted into two lighter nuclei। एक काम करो ना यार, 2 मिनट थोड़ा सा डेफिनेशन करेक्ट लिखना पड़ेगा, थोड़ा समझे, क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से समझाना है। अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is splitted into two lighter nuclei of more binding energy per nucleon। दो पार्ट में जो ब्रेक हुआ ना, उनके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, एक इनसे ज्यादा है, लगभग 8.2 8.3 होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मोर क्या हुआ, 2 लाइटर न्यूक्लियर ऑफ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन इस ग्राफ से बताया है मैंने, किस, इस ग्राफ से। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर ले।
ग्राफ एक बार देख लें, है ना, और ये जो पॉइंट है वो भी नोट कर लें, ये वाले पॉइंट, ठीक है। और ये लास्ट में भी मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ और इसको चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक के बारे में, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं, और जो इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे उनके पैटर्न समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम बात करेंगे यहां पर न्यूक्लियर फिजन समझते हैं। एटम बम का नाम सुना होगा, एटम बम, पाकिस्तान बार बार बोलता रहता है ना एटम बम एटम बम, उसके पास कोई है ही नहीं है कि छोटा छोटा होगा बम, तो वो एटम बम यूँ तो सबके पास ही हो गया न्यूक्लियर वेपन, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो जो एटम बम होता है ना वो न्यूक्लियर फिजन पे वर्क करता है। देखो डबल एस बना है ना, डबल एस का मतलब होता है हैवी जो रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो, ये यहाँ से समझने के लिए है ना, नाम से फिजन डबल एस आया मतलब वो दो पार्ट में स्प्लिट होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे यूरेनियम का न्यूक्लियस रहेगा, उस यूरेनियम के न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस है, अब हैवी न्यूक्लियस उसको ब्रेक करा, हम उसको ब्रेक कर देंगे, अनस्टेबल है ना, उसको ब्रेक करना इजी है भाई, हैवी है तो उसको ब्रेक करना इजी है, लाइटर होता है तो उसे ब्रेक करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो हैवी न्यूक्लियस में क्या करेंगे, एक बम्बार्ड कराएंगे न्यूट्रॉन से। मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ फिर स्टेटमेंट देख लेंगे। ये ले लेते हैं इक्वेशन इसकी, तो मैंने ले लिया यूरेनियम 236, यूरेनियम 235 ले लो, ज़्यादा बेटर है, बाकी अलग अलग इक्वेशन मिलेंगी आपको, है ना। इसमें मैंने एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा, जैसे न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा, ये न्यूट्रॉन इसमें जाके हिट करेगा तो ये क्या करेगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेगा। जब दो पार्ट में ब्रेक होगा तो एक पार्ट बनेगा बेरियम और एक पार्ट बनेगा क्रिप्टन। बेरियम का एटॉमिक नंबर मास 141 होगा और 92 इधर होगा, ना 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 56 ब्रो, 56, ये 36 रहेगा और ये 56, ये नंबर है बड़ा कंफ्यूजन होता है, फिर 92 है, एक तो केमिस्ट्री है, और 3 न्यूट्रॉन भी मिलेंगे भाई साहब, कितने मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन, इक्वेशन एक्चुअल में याद नहीं होती, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे और इसके बाद हमें लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, वैसे तो एक्यूरेट लगभग 209 होती है, मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, दैट इज द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यू लिखो, अब एक्यूरेट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, वैसे 209 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, देख लो बैलेंस है कि नहीं, 235 है और ये 236 हो गया, यहाँ देखो 141 और ये 2 कितना हो गया, 3 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई 3 3 6 आ रहा, सही है। यहाँ 92 था, 6 और 6 12, एकदम सही है, 92 करेक्ट इक्वेशन है। क्या करा हमने, तो यूरेनियम को हमने क्या करा, बम्बार्ड करा, किससे, किससे बम्बार्ड करा, न्यूट्रॉन से। तो हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं व्हेन, ऐसे लिखो, इट इज द फेनोमेना ऑफ, इट इज द फेनोमेना ऑफ it is the phenomena of splitting the heavy nucleus into two lighter nuclei by the bombardment of neutron, ठीक है। न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करेंगे और हैवी न्यूक्लियस जो 2 लाइटर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये इक्वेशन बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका एक फॉर्मूला आता है, वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से, तो यहाँ लिख लेते हैं एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, आपको कैसी भी इक्वेशन दे देगा, फिजन की, फ्यूजन की, कैसी भी इक्वेशन देगा, एनर्जी रिलीज पूछेगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर मिलेगा। दोनों में कोई ना कोई अंतर आएगा। इसके लिए हो सकता है कि इनके मास नंबर, इनके मासेस दिए हों, इसका मास दे, उसका मास दे दे, उसके हिसाब से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। अब इसमें कुछ पॉइंट भी आते हैं, जैसे कि पॉइंट इसमें क्या आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो इसमें प्रोटॉन आर द लिंक, न्यूट्रॉन आर द लिंक पार्टिकल, न्यूट्रॉन आर द लिंक पार्टिकल। जो इसमें पार्टिकल मिलते हैं ना हमें, न्यूट्रॉन मिलता है पहला। दूसरा, इसका वेस्टेज बहुत हार्मफुल होता है, तो इट्स वेस्टेज इज हार्मफुल, वेस्टेज बहुत हार्मफुल होगा। तीसरा अगर देखें तो तीसरा एटम बम, एटम बम वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल पे एटम बम काम करेगा। चौथा अगर देखें तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम रहती है विथ कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखेंगे ना, तो यहां लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लेस देन न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन से कम मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कभी पूछे क्या डिफरेंस जब आता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में, तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे। अच्छा, जो इक्वेशन मैंने बनाई ना यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि ये इसी पार्ट में डिवाइड होगा भाई। हैवी न्यूक्लियस था, स्प्लिट होगा तो हो सकता है कोई और भी पार्टिकल मिले, जीनॉन वगैरह भी मिलते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि इक्वेशन में कोई और भी पार्टिकल मिल सकते हैं। और ये हम जरूरी नहीं 235 यूज करें, 236 238 भी यूज करते हैं। ठीक है, यूरेनियम का होना चाहिए बस इतना। ठीक है, चलो यहाँ देखें, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज करना, फ्यूज करना मतलब दो को मिला देना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दो न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस होंगे, उनको मिलाएंगे। पॉइंट ये आता है कि उनको मिलाएंगे क्यों भाई, उनको मिलाने से हमें कुछ मिल रहा है क्या, तो उनको मिलाने से हमें मिलेगा क्या, मिलेगा एनर्जी, भयंकर एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इस वजह से हम इसको मिला देते हैं। तो इसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई को मिलाना है, अब दो लाइटर न्यूक्लियाई को अगर मिलाएंगे तो हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी भाई। ऐसे तो है नहीं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों अलग अलग एटम के न्यूक्लियस मिल जाए भाई। अगर एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस के पास लेके जाओगे तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। अब उस दोनों को मिलाना है, तो मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें खूब काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी दोनों एक दूसरे बहुत तेज से आके टकराएंगे और एक साथ मिल जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी दें कैसे, तो देंगे कैसे, हाई टेम्परेचर से। कैसे, हाई टेम्परेचर, मतलब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जब देते हैं तब दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक हेवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं द फिनोमेना ऑफ क्या लिखें इसमें, द फिनोमेना ऑफ इसको कंबाइन टू लाइटर न्यूक्लियाई, कंबाइन टू लाइटर न्यूक्लियाई, combine two lighter nuclei to form a heavy nucleus at extremely high temperature। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सन पे रिएक्शन चल रही है ना, सन पे, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, यहां पर इक्वेशन देखें तो ऐसा ले सकते हैं 1s2 1s2, ये मैंने दोनों ड्यूटेरियम ले लिए, दोनों को फ्यूज करेंगे तो यहां बन गया हमारा 2He3। कितना बन गया, 2He3 प्लस 0N1, एक न्यूट्रॉन मिलेगा और यहाँ पे हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, लगभग 3.2 के आसपास एनर्जी मिलती है।
तो एक ये इक्वेशन आप ध्यान रखोगे। यहां पे अगर एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला बोले तो सेम पहले जैसा क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है फॉर्मूला, याद रखेंगे। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि प्रोटॉन आर द लिंक पार्टिकल, इसमें लिंक पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन है। दूसरा अगर देखें तो हाइड्रोजन बम वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे हाइड्रोजन बम काम करेगा, ठीक है। और क्या है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स हैं। देखो अब न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, एक तो न्यूमेरिकल यहां से आता है, ये वाले फॉर्मूले से बहुत पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल यहां से आता है, मास डिफेक्ट वाला बताया था मैंने आपको, ये वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला। बाइंडिंग एनर्जी जब बोले तो मास डिफेक्ट में से 931 का मल्टीप्लाई कर देना, वो भी आ जाएगा, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोले तो मास नंबर से बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देना, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लेक्चर, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि थोड़ा लेक्चर कम शेयर हो रहे हैं, है ना। मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक थे सारे कवर कर दिए हैं वन शॉट में। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।